हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मुद्रा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, जो पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं 65 अंक। तो आज हम 65 अंक के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ही पंचायत का इतिहास पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इसमें पंचायत के इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है इसको देख चुके हैं। स्थानीय स्वशासन क्या है इसको देख चुके हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण क्या सिस्टम पूरा क्या है इसको हम लोग देख चुके हैं। फिर पंचायत का अर्थ क्या है इसको हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद प्राचीन काल में पंचायत की व्यवस्था कैसे थी, क्या थी, किस तरह थी, उसको हम लोग देख चुके हैं। जैसे सभा, समिति, विदत। मध्य काल में जो क्या व्यवस्था थी उसको हम देखे हैं। बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल में जो थी व्यवस्था, मुकद्दम, पटवारी, चौधरी, इस सबको मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक, तो अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था कैसी थी। किस काल में? ब्रिटिश काल में पंचायत, यानी ब्रिटिश काल में मुख्यतः हम देखने वाले हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने ही पंचायत व्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है, तो हम इनको देखने वाले हैं। तो ब्रिटिश काल में बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नोट कर लिए हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसने पंचायती राज व्यवस्था को लघु गणराज्य की संज्ञा दी है? ये क्वेश्चन पहला है। किसने पंचायती राज व्यवस्था को लघु गणराज्य की संज्ञा दिया है? यानी गणराज्य मतलब कि एक स्वतंत्र राज्य की संकल्पना एक छोटे ग्राम सभा से किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेटकाफ ने। ठीक, ये ब्रिटिश काल की पंचायत की व्यवस्था के पहले जो मध्यकाल में पंचायत व्यवस्था थी, ये मुगल शासन स्थापित उस समय था। उसमें जातिवाद और सामंतवाद इतनी उच्च चरम सीमा पर पहुंच गई थी कि जिससे वजह से स्थानीय स्वशासन को विशेष आघात होने लगा और स्थानीय स्वशासन कमज़ोर हो गई। फिर इसका ब्रिटिश काल में पुनर्जीवन हुआ और ये चार्ल्स मेटकाफ इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं कि इन्होंने लघु गणराज्य की संज्ञा दी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। मेयो प्रस्ताव कब लाया गया था? 1870, 1970, 1882, 1793। तो लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन की शक्ति उत्तरदायित्व में वृद्धि करने का कार्य किया था। इन्होंने नगरपालिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने 1870 में अपने एक प्रस्ताव लाया था जिसको लॉर्ड मेयो प्रस्ताव कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ब्रिटिश काल सर्वप्रथम स्थानीय संस्थाओं की शक्ति उत्तरदायित्व में वृद्धि के साथ साथ नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संकल्पना किसने दी थी? तभी मैंने ऊपर ही बता दिया हूँ, लॉर्ड मेयो ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कहा जाता है किसे? रिपन, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो सही है। लेकिन इसने अपनी प्रस्तावना या प्रस्ताव कब लाए थे? 1881 में या 1793 में या 1882 में? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया है। इसे ही भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लॉर्ड रिपन किसके एजेंट के रूप में भारत आए थे? मेटकाफ के या ग्लैडस्टोन के? तो रिपन एक बहुत उदारवादी और सक्षम प्रशासक साबित हुआ क्योंकि इसकी नीति बहुत उदारवादी थी। ये लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक, कब से?
1880 से 84 तक भारत के वायसराय थे। जब ब्रिटेन में ग्लेडस्टोन की सत्ता आई तो उन्होंने भारत में इसको प्रतिनिधि के रूप में भेजा। तो किसके एजेंट थे? ग्लेडस्टोन के। अगला क्वेश्चन है 1882 में स्थानीय स्वशासन क्या था? एक अधिनियम था, एक प्रस्ताव था कि एक्ट था, क्या था? तो जैसे कोई भी कानून बनता है तो एक अधिनियम के माध्यम से बनता है, लेकिन जब कोई प्रस्ताव आता है, कोई ऑफर आता है, तो उसी तरह के 1882 में स्थानीय स्वशासन एक प्रस्ताव था। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर। 1882 प्रस्ताव में पारित विशेषताएं, यानी 1882 का प्रस्ताव आया था लॉर्ड रिपन द्वारा, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी? उसमें नगरपालिका, जिला परिषद स्थानीय निकायों में भी विभाजित थी, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रांतीय सरकार राजस्व देती थी, ये भी सही है। स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप था, तो ये तो सही है, यानी इस प्रश्न के तीनों ऑप्शन सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वित्त के विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? तो वित्त मतलब कि आर्थिक स्थिति को, रुपए पैसे को, बजट को विकेंद्रीकरण मतलब कि अलग अलग समूहों में बांटना, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर स्थानीय प्रशासन पे बांटने का काम जो किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था। फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर, फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। प्रांतों की वित्तीय जिम्मेदारियों को बढ़ाने का फैसला किसने किया? वित्तीय मतलब कि आर्थिक जिम्मेदारियों को किसने बढ़ाया था? तो लॉर्ड रिपन, मेयो 1 और 2, मतलब कि रिपन और मेयो दोनों ने किया था या इनमें से कोई नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन, यानी पंचायतों की वित्तीय जिम्मेदारियों को बढ़ाने का कार्य लॉर्ड रिपन ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। राजस्व में 3 वर्गों में और स्रोतों को मिलान कर दिया जाए। उस समय लॉर्ड रिपन ने राजस्व को विकेंद्रीकरण किया था, तो उसमें वे 3 सेक्टर में बांटे थे, 3 क्षेत्रों में बांटे थे। वो थे इंपीरियल मतलब केंद्र का हिस्सा, केंद्र के हिस्से में क्या आएगा, दूसरा है प्रांतीय, तीसरा है विभक्त, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर। तो इंपीरियल दूसरा केंद्र का हिस्सा था, उसमें सीमा, रेलवे, भू राजस्व, टकसाल, कोई सरकारी पद इत्यादि मैटर आते थे। जो प्रांतीय विषय था उसमें जेल का राजस्व क्या कहाँ से मिलेगा, मेडिकल का राजस्व किसे मिलता है, सड़क से जो मिलता है, सामान्य प्रशासन से जो मिलता है, ये सब हिस्सा प्रांत में थे। अब केंद्र और राज्य दोनों में क्या क्या थे? तो आबकारी विभाग, टिकट, वन और पंजीकरण, यानी ये इसका सभी उचित मिलान है। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर 11 नंबर। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो पहला क्वेश्चन यही है कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में। इसको भी लॉर्ड रिपन ने ही लाया था, प्रथम कारखाना अधिनियम, सुधार किए थे ये। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या सुधार थे? इसकी एक समिति बनाई गई थी और पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मजदूरी पर रोक था, यानी ऑप्शन नंबर 3 ने भी सही है। 12 से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए थे और इस एक्ट के तहत 1 घंटे दोपहर को जो लंच टाइम इस समय होता है, इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी कि एक्ट के 1 घंटे का विश्राम और महीने में 4 छुट्टी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम के माध्यम से। अभी भी दोपहर में 1 घंटे का लंच होता है, हर सरकारी या प्राइवेट कोई भी सेक्टर हो। महीने में 4 छुट्टी होती है, ये तो सरकारी में फिक्स है, प्राइवेट में तो भी कुछ दिक्कत होती है। और ये 1875 में देश में कारखाना को स्थिति सुधारने के लिए, जांचने के लिए एक समिति का गठन किया गया था 1875 में। और 1881 में तो कब हुआ था? यानी प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। इसकी समिति 1875 में गठित हुई थी या 1881 में?
तो यहाँ गलती होने का बहुत चांस है। सब लोग 1881 मारेंगे क्वेश्चन को, लेकिन 1881 है नहीं, 1875 करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये 3 ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किसने किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो उसका निरसन यानी उसको ख़त्म किसने किया था? तो उसको ख़त्म लॉर्ड रिपन ने ही किया था, लेकिन कब किया था? 1881 में या 82 में। तो इन्होंने 1882 में इसको निरसन कर दिया था। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, ये स्थानीय भाषाओं में जो समाचार पत्र थे उसको छपने पर रोक लगा दी गई थी। तो उसको लॉर्ड रिपन ने निरसन मतलब कि ख़त्म किया था। ठीक, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 13 नंबर। विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? विलियम हंटर ने की, लॉर्ड रिपन ने की, लॉर्ड रिपन ने 1882 में की। तो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे, जो प्राथमिक शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया था। तो इसकी जो हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी वो लॉर्ड रिपन ने ही किया था। और कब किया था? तो 1882 में किया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को ये बहुत उदारवादी और बहुत सहायक, भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसकी वायसराय में संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष कौन थे? विल्सन हंटर, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, नन ऑफ दीज। तो एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो उपाध्यक्ष थे विलियम हंटर। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया? स्थानीय बोर्डों को या नगर पालिकाओं को या दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो हंटर कमीशन ने स्थानीय बोर्ड और नगर पालिका दोनों को स्थानीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझाया, दोनों को जिम्मेदार ठहराया। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, कि 1883 में लॉर्ड रिपन एल्बर्ट बिल पेश किया, किसके नाम पर रखा गया था? तो ये जो एल्बर्ट बिल था ये कॉर्टन पेरेग्रीन एल्बर्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? एल्बर्ट बिल क्या था? तो भारतीय दंड संहिता में नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना था। भारतीय न्यायाधीशों को जिला स्तर पर आपराधिक मामलों में विदेशी या ब्रिटिशों पर मुकदमा चलाने का अनुमति था। यानी 1 और 2, यानी पहले ये होता था कि ब्रिटिश जो नागरिक थे उनको भारतीय न्यायालय में उसको आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था। तो एल्बर्ट बिल में यही आया, इसमें ब्रिटिशों ने बहुत विरोध किया, अंततः ये लागू हुआ, भारत में भी ब्रिटिश नागरिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। फिर आते अगले क्वेश्चन पर, 18 नंबर। 1831 में लॉर्ड बैंटिंग ने कुशासन का आरोप लगाते हुए किस राज्य को कब्जे में ले लिया? कर्नाटक को, मैसूर को, अवध को, नॉन ऑफ दीज। तो इन्होंने मैसूर को कुशासन का आरोप लगाते हुए उसको अपने कब्जे में ले लिया। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लॉर्ड रिपन ने ICS की परीक्षा में बैठने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण कितना कर दिया था? तो उन्होंने कब कर दिया था, कितना कर दिया था? 22 वर्ष। ठीक, लॉर्ड रिपन को क्या भारत में उद्धारक की संज्ञा दी जाती थी? रिपन द गुड एंड विक्टोरियस के नाम से इसको जाना भी जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसको दी? रिपन को, ही हम पहले बता चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन गया है। 3673 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा प्रेसिडेंसी नगरों में
जस्टिस ऑफ पीस की स्थापना की गई थी। ठीक, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, होब हाउस 1907 में, मेयो 1881 में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, होब हाउस की अध्यक्षता में 1907 में रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य था केंद्रीकरण को बढ़ावा देना। रॉयल कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो हम लोग देखने वाले हैं रॉयल कमीशन के उद्देश्य का क्या, गठन का क्या उद्देश्य था। तो पहला, केंद्र प्रांत अधीनस्थ के मध्य वित्तीय और प्रशासनिक संबंधों में, ऑप्शन सही है। नगरपालिका के संबंध में, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। देश के सामाजिक संबंध के अध्ययन में, ये भी गलत है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर है केंद्र प्रांत अधीनस्थ के मध्य ब्रिटिश प्रशासनिक संबंधों में बढ़ावा देना। रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर सन 1911 में सर्वप्रथम नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया। तो कहाँ किया गया था? चेन्नई, मद्रास, पंजाब या राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है पंजाब में। सर्वप्रथम लोग कहेंगे कि अगर नगरपालिका का गठन कहाँ किया गया था? मद्रास में, लेकिन गलत ऑप्शन है। रॉयल कमीशन रॉयल आयोग के आधार पर 1911 में सर्वप्रथम नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया, उसके तहत पंजाब में बनाया गया। ठीक, तो इस तरह के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण 24 प्रश्नों का संकलन है। आगे इस चैप्टर का भी अगले वीडियो में क्वेश्चन कुछ आएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत सहायक लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद फ्रेंड्स।